हेलो दोस्तों, मैं स्वागत करता हूं आपका अपने परिवार कौटिल्य क्लासेस द स्कूल ऑफ कोर इकोनॉमिक्स पर। तो पिछली क्लास में हम डायमेंशनल एनालिसिस यानी विमीय विश्लेषण का एक पार्ट कंप्लीट कर चुके हैं। आई होप पिछला पार्ट आपको पसंद आया होगा। आज हम उसका सेकंड पार्ट लेके आए हैं, जिसमें फर्स्ट पार्ट में हमने आपको विमाएं बताई थी, विमा क्या होती है, विमीय समीकरण क्या होता है, विमीय सूत्र क्या होता है, और हमने इसके एप्लीकेशंस के बारे में बात की थी, और किसी फिजिकल क्वांटिटीज की विमाएं कैसे निकाले जाती हैं इसके बारे में भी हमने आपसे डिस्कस किया था। अब आज हम बात करते हैं डायमेंशन एनालिसिस में सेकंड पार्ट है, जिसमें हम बात करेंगे इनके एप्लीकेशंस के बारे में, जिसमें एक एप्लीकेशन का छोटा सा पार्ट हम डिस्कस कर चुके थे, वहीं से हम कंटिन्यू करेंगे। और जो पहला पार्ट है वो क्या है, टू चेक द डायमेंशनल वैलिडिटी ऑफ एन इक्वेशन, यानी किसी समीकरण की सत्यता की जांच करना। किससे? विमीय विधि से। यानी कह सकते हैं कि विमीय विधि से किसी समीकरण की सत्यता की जांच करना। मतलब ये कि कोई समीकरण दिया होगा, हमें कोई इक्वेशंस दी होगी, उसको हमें चेक करना है कि ये समीकरण दिया गया समीकरण सही है या नहीं है। किससे? विद द हेल्प ऑफ डायमेंशनल इक्वेशन या डायमेंशनल फॉर्मूला, यानी विमीय विधि से या विमीय सूत्र से। हम क्या करेंगे, जैसे हमें एक समीकरण दिया है k इक्वल टू 1/2 mb स्क्वायर प्लस m इंटू ए, तो हमें इसका प्रूफ करना है क्या ये हमारा फॉर्मूला सही है। कैसे प्रूफ करना है? विमीय विधि से। तो कैसे? सबसे पहले हम बात करते हैं इसके बारे में। तो जो k, यहां लिख लीजिए, जहां k क्या है, काइनेटिक एनर्जी यानी गतिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा। जहां पर n क्या है, m है आपका मास यानी द्रव्यमान, v क्या है यहां पर, वेलोसिटी यानी वेग, a क्या है, a एक्सेलरेशन यानी त्वरण। ठीक है, ये चीजें हमें दी गई हैं इस इक्वेशंस के लिए। तो हमें प्रूव करना है क्या ये समीकरण हमारा सही है या नहीं है। तो इसके लिए क्या करते हैं हम कि दोनों पक्षों की विमाएं रख लेते हैं। लेकिन यहां एक चीज समझिए कि बीच में क्या लगा हुआ है, प्लस। इस प्लस का मतलब क्या होता है, मैंने पिछली क्लास में भी बताया था कि जब भी किन्हीं दो राशियों के बीच प्लस लगा हो यानी जोड़ा गया हो, तो हमेशा दो सेम राशियों को ही जोड़ा या घटाया जा सकता है। जब दो राशियों को ही जोड़ा या घटाया जा सकता है, तो इसका मतलब क्या है कि जो विमा 1/2 mv स्क्वायर की होगी वही विमा m इंटू ए की होगी। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जो विमा k की होगी वही विमा 1/2 mv स्क्वायर की होगी, वही विमा m इंटू ए की होगी। अगर ये तीनों चीजें एक दूसरे को सेटिस्फाई करती हैं तो दिया गया समीकरण हमारा सही है। अगर इनमें से कोई भी एक पार्ट हमारा वैलिड नहीं है, यानी एक पार्ट हमारा LHS इक्वल टू RHS नहीं है, तो हमारा पूरा इक्वेशन क्या होगा, गलत होगा। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जो k की विमा होगी वो बराबर हो किसके, 1/2 mv स्क्वायर की विमा। एक पार्ट तो ये होगा, दूसरा पार्ट क्या होगा, k की विमा जो होगी m इंटू ए की विमा के बराबर होगा। अगर दोनों इक्वल आते हैं तो हमारा समीकरण सत्य है। तो देखते हैं, तो दोनों तरफ की विमा रखें। k क्या है यहां पर, गतिज ऊर्जा, और आपको पता है कार्य या ऊर्जा दोनों समान होता है, तो सबसे पहले आपको गतिज ऊर्जा की विमा रखनी पड़ेगी। तो गतिज ऊर्जा k की विमा क्या होती है, m l स्क्वायर t की पावर -2 इक्वल टू, अब ये 1/2 क्या है, 1/2 कांस्टेंट आंकिक वैल्यू, और इस आंकिक वैल्यू की कोई भी विमा नहीं होती है। यही कारण होता है कि विमीय विधि से कुछ समीकरण विमीय विधि से सत्य होते हैं, लेकिन वास्तव में वो असत्य भी हो सकते हैं। इसलिए विमीय विधि से कोई समीकरण यदि सत्य है तो वास्तव में सत्य भी हो सकता है और असत्य भी हो सकता है। इसीलिए किसी समीकरण को सत्यता की जांच करने के लिए कहा जाता है कि विमीय विधि से सत्य कीजिए। अगर विमीय विधि से सत्य है तो वास्तव में सत्य भी हो सकता है और असत्य भी हो सकता है। तो यहां से देखिए k बराबर 1/2 mv स्क्वायर। अब 1/2 क्या है, कांस्टेंट, इसकी कोई विमा नहीं होती है। m क्या है, मास की विमा क्या होती है, तो इसकी मास की विमा होती है कैपिटल M, मास की विमा क्या होती है, कैपिटल M। जबकि v क्या है यहां पर, वेलोसिटी, और वेलोसिटी की विमा क्या होती है, l t की पावर -1। अब चूंकि इसका स्क्वायर है तो इसकी पावर कर दीजिएगा 2। लिखिए सेम, m l स्क्वायर t की पावर -2। और आपको पता है कि इन विमाओं को, इन डायमेंशंस को हम बड़े ब्रैकेट के साथ लिखते हैं। अब यहां देखिए m का m ही रहेगा आपका, इसके साथ में अगर बात करेंगे तो देखो l t की पावर -1 का क्या है, होल स्क्वायर है। जब होल पावर 2 है तो इस 2 का मल्टीप्लाई इस l के साथ भी होगा, इस 2 का मल्टीप्लाई इस t के साथ भी होगा, मतलब इसकी पावर में होगा। और जिसकी पावर कुछ नहीं होती उसकी पावर कितनी होती है, 1। जब 1 का मल्टीप्लाई 2 में हो तो कितना होता है, l की पावर 2।
और टी की पावर -1 का मल्टीप्लाई होगा किसमें, 2 में, तो पावर हो जाएगी -2। अब इसको लिख दीजिएगा m l² टी की पावर -2। आगे देखिए इक्वल टू, अब इसको एक साथ लिखिए पूरे एक ब्रैकेट में, तो क्या हो जाएगा m l² टी की पावर -2। तो आप यहां देख पा रहे होंगे कि m l² टी की पावर -2, m l² टी की पावर -2, मतलब LHS इक्वल टू RHS। मतलब इतना पार्ट तो हमारा सही है कि k इक्वल टू 1/2 mv² की विमा क्या है, इक्वल है। अभी आधा पार्ट हमारा कंप्लीट हुआ है। अगर हमारा जो सेकंड पार्ट है, मैं यहां बगल में लिख रहा हूं सेकंड पार्ट को, सेकंड पार्ट क्या हुआ कि k की विमा बराबर किसकी, m इंटू a की विमा, m इंटू a की विमा, डायमेंशंस ऑफ k एंड इक्वल टू डायमेंशंस ऑफ m इंटू a। अगर इन दोनों की विमाएं समान होंगी, यदि इन दोनों की विमाएं समान होंगी तो हमारा पूरा समीकरण सत्य होगा। अगर ये दोनों समान नहीं होंगी तो ये हमारा समीकरण क्या हो जाएगा, असत्य होगा, यानी ये हमारा समीकरण सही नहीं होगा। तो k की विमा हमने यहां पीछे लिखी है m l² टी की पावर -2। आपको पता होना चाहिए कोई भी आपकी ऊर्जा हो, गतिज ऊर्जा हो, स्थित ऊर्जा हो, कार्य हो, ये तीनों की विमाएं क्या होती हैं, समान होती हैं। जैसे बल है आपका, तनाव बल हो, पृष्ठ तनाव हो, इन सभी की विमाएं क्या होती हैं, समान होती हैं। तो बहुत सी ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज हैं जिनकी राशियां यानी जिनकी विमाएं कैसी होती हैं, समान होती हैं। और कुछ ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज भी हैं जिनकी विमाएं भी नहीं होती हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं, डायमेंशन लेस या विमाहीन राशियां कहते हैं। तो अब k की विमा क्या है, तो यहां लिखी है हमने m l² टी की पावर -2 इक्वल टू m इंटू a। m क्या है यहां पर, मैंने ऊपर लिखा है m क्या है, द्रव्यमान यानी मास, और मास की जो विमा होती है वो क्या होती है, कैपिटल M। a क्या है, एक्सीलरेशन यानी त्वरण, और त्वरण की विमा जो होती है वो क्या होती है, जल्दी बताइए, कमेंट बॉक्स में लिखिए क्या होती है, l, हाँ, t की पावर -2। वेरी गुड। तो यहां देखिए अब इसको एक साथ, ये m की विमा हो गई, ये l t की पावर -2 किसकी, त्वरण की विमा हो गई। तो m l² टी की पावर -2 इक्वल टू, इसको एक साथ लिखेंगे तो क्या हो जाएगा m l t की पावर -2। अब इस प्रकार आप देख पा रहे होंगे कि यहां क्या है m l² टी की पावर -2, जबकि यहां क्या है m l t की पावर -2। क्या दोनों सेम है, नहीं है, क्योंकि यहां क्या है l² और यहां क्या है केवल l। तो इस प्रकार क्या कहेंगे, LHS डज नॉट इक्वल टू RHS। अगर ये दोनों इक्वल नहीं है, तो इतना तो इक्वल था, अगर केवल आपसे इतना समीकरण पूछा जाता तो आप कह सकते थे सर ये समीकरण सही है। अब चूंकि ये इक्वल नहीं है तो हम क्या कह सकते हैं कि ये समीकरण सत्य नहीं है, या कह सकते हैं असत्य है। कैसा है, सीधा लिखिए सत्य नहीं है। मतलब इस प्रकार हम समझ सकते हैं कि ये समीकरण हमारा सत्य नहीं है। ऐसे अगर मान लीजिए एक और एग्जाम्पल ले हम आपके सामने, तो एक और एग्जाम्पल समझ सकते हैं। आपने एक समीकरण पढ़ा होगा, क्या, गति का जो समीकरण था v इक्वल टू यू प्लस ए टी। क्या है, एक और एग्जाम्पल है, ये नेक्स्ट एग्जाम्पल की बात करें, v इक्वल टू यू प्लस ए टी। तो यहां क्या होगा, देखो जब भी दो भौतिक राशियां जोड़ी जा रही हैं तो इतना याद रखना, दोनों की भौतिक राशियां समान होंगी, क्योंकि हमेशा दोनों राशियां कब जोड़ी जाती हैं, जब वो समान होती हैं। अगर हम आपसे कहें कि 1 लीटर पानी में आप 1 मीटर कपड़ा जोड़ दीजिएगा, क्या जोड़ पाएंगे, नहीं जोड़ पाएंगे। या तो लीटर में लीटर जोड़ेंगे या मीटर में मीटर जोड़ेंगे। यही कारण कि जब भी दो भौतिक राशियां अगर जोड़ी जाती हैं तो दोनों क्या होती हैं, सेम क्वांटिटीज यानी सेम भौतिक राशियां होती हैं। तो इस प्रकार हम फिर से कह सकते हैं कि जो v की विमा होगी वो u की विमा होगी, और जो v की विमा होगी वो at की विमा होगी। तो इसको और हम प्रूव कर लेते हैं। तो देखिए v की विमा इक्वल टू u की विमा, और आपको पता है ये क्या है, गति का जो समीकरण है, तो v क्या होता है, वेलोसिटी यानी फाइनल वेलोसिटी, u क्या होता है, वेलोसिटी यानी इनिशियल वेलोसिटी। अब चाहे वो फाइनल वेलोसिटी हो या इनिशियल वेलोसिटी, वेलोसिटी तो वेलोसिटी होती है, मतलब दोनों की विमाएं क्या होंगी, समान होंगी, इक्वल होंगी। कितनी होती हैं, रख दीजिए दोनों की तरफ, l t की पावर -1 इक्वल टू l t की पावर -1। मतलब इतना समीकरण तो हमारा इक्वल आ गया, LHS इक्वल टू RHS। ये तो प्रूफ हो गया, लिख भी सकते हैं LHS इक्वल टू RHS। अब अगर हमारा सेकंड पार्ट भी अगर हमारा इक्वल हो जाता है तो हम कह देंगे समीकरण सत्य है, और अगर सेकंड पार्ट सत्य नहीं, इक्वल नहीं होता है तो हम कह देंगे ये असत्य है। तो देखिए सेकंड पार्ट क्या होगा, तो इसके लिए लिखोगे v की विमा डायमेंशंस ऑफ v इक्वल टू at की विमा, at की
बीमा, यानी डायमेंशन ऑफ या डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ ए टी। तो क्या लिखोगे इसके लिए, v की एल टी की पावर -1 इक्वल टू ए क्या है, एक्सेलरेशन यानी त्वरण, और इसकी बीमा क्या होती है, एल टी की पावर -2। अब साथ में क्या है, टी, और टी क्या है, टाइम, और टाइम की बीमा क्या होती है, जल्दी कमेंट बॉक्स में लिखिए, टी, केवल टी। तो क्या हो जाएगा, एल टी की पावर -1 इक्वल टू एल टी। अब यहां देखिए, यहां टी की पावर -2 है और यहां टी की पावर कुछ नहीं है, मतलब जिसकी पावर कुछ नहीं हो तो कितना, 1। अब समझना, यहां देखिए, अगर मान लीजिए आपको पता है गुणा में घात क्या होती है, जुड़ती है। जैसे अगर x² हो और साथ में x की पावर 3 हो, तो गुणा में घात क्या होती है, जुड़ती है। 2 + 3 कितना हो जाता है, x की पावर 5। ठीक है, अगर मान लीजिए ये पावर माइनस की हो, ये पावर प्लस की हो, तो अब भी जुड़ेंगे, मतलब प्लस माइनस का 2 प्लस का 3। तो आपको पता है जब एक प्लस हो और एक माइनस हो, तो बड़ी वाली वैल्यू में से छोटी वाली वैल्यू को हम घटा देते हैं। अब अगर बड़ी वाली वैल्यू हमारी माइनस की होती है तो आंसर माइनस में आता है, और बड़ी वाली वैल्यू प्लस की होती है तो आंसर प्लस में आता है। तो इसी प्रकार हमारे पास क्या है, हमारे पास है माइनस का 2 और प्लस का 1 है, तो बड़ी वैल्यू क्या है, 2 है, तो 2 में से प्लस का 1 जाएगा तो आंसर बचेगा माइनस का 1। तो इस प्रकार हम क्या लिख सकते हैं, इस प्रकार हम जो t की पावर -2 है इसको लिख सकते हैं t की पावर -1। और आप देख पा रहे होंगे कि एल टी की पावर -1 एल टी की पावर -1, यानी इसमें क्या है, LHS इक्वल टू RHS। ये दोनों के दोनों क्या हैं, इक्वल है, तो इसलिए ये समीकरण भी सत्य है। लेकिन ये समीकरण कैसा है, असत्य है, यानी ये सत्य नहीं है। तो इस प्रकार हम समझ सकते हैं इनको, और इसकी अगली एक वीडियो और लेके आएंगे जिसमें इनके बहुत सारी हम प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो अभी हम एक हेडिंग के साथ एक ही दो एग्जाम्पल लेके चलेंगे, इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में जब आएंगे ना तो उसमें बहुत सारे कोर्स कंप्लीट करेंगे। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक के बारे में, यानी नेक्स्ट हेडिंग। तो नेक्स्ट हेडिंग देखिए क्या है, तो हम बात करते हैं सेकंड एप्लीकेशन के बारे में, कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटीज फ्रॉम वन सिस्टम टू अनदर सिस्टम, यानी किसी भौतिक राशि के मात्रक को एक पद्धति से दूसरी पद्धति में बदलना। जैसे हमें कोई भौतिक राशि दी होती है, उसका मात्रक एक पद्धति में दिया होता है, मान लीजिए एमकेएस पद्धति में कोई मात्रक दिया है, उसको हमें सीजीएस पद्धति में बदलना है, या कोई मात्रक हमें सीजीएस पद्धति में दिया है, उसको एमकेएस पद्धति में बदलना है। तो इसके लिए विमीय विधि से हम इसका मात्रक को परिवर्तन कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, इसके लिए पहले इसका एक डेरिवेशन पोर्शन है उसको समझिए, फिर इसका जब जो फॉर्मूला आएगा तो आप डायरेक्ट फॉर्मूले से भी कर सकते हैं। तो इसके लिए एक चीज समझिए, अगर मान लीजिए हमारे पास 1 kg कोई भी हमारे पास अमाउंट है, यानी 1 kg हमारे पास सॉल्ट नमक है मान लीजिए, तो इसको 1 kg जो नमक होगा क्या 1000 ग्राम इक्वल नहीं होगा, होगा नहीं होगा। अब इसमें ध्यान से देखना, ये क्या है, ये क्या है, न्यूमेरिकल वैल्यू यानी n1, और इसकी यूनिट क्या है, ये हमारी u1। ये क्या है इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू n2, और इसकी ये क्या है यूनिट u2। यानी इस प्रकार हम कह सकते हैं कोई भी क्वांटिटीज होगी उसकी यूनिट और न्यूमेरिकल वैल्यू का मल्टीप्लिकेशन दोनों क्या होता है, कांस्टेंट होता है, कभी परिवर्तित नहीं होता है। तो इस प्रकार हम समझ सकते हैं कि यदि मान लीजिए कोई हमारे पास फिजिकल क्वांटिटीज q है, क्या है, मान लीजिए कोई भौतिक राशि क्या है, q है, ठीक है, इसमें क्या होगा कि जो n1 u1 इक्वल टू n2 u2 होगा। और मान लीजिए जो भौतिक राशि ने मानी है उसकी विमा जो है वो क्या है, ABC है, जो कि किस पर, MLT पर डिपेंड करती है। तो देखिए, माना, इसको समीकरण फर्स्ट बना दीजिएगा, माना राशि, यानी जो भी भौतिक राशि मानेंगे, राशि की विमा AB, C है, A, B व C है, जो M द्रव्यमान है, L लंबाई है, T समय है, पर निर्भर करती है। तो इस प्रकार जो राशि, हमने राशि अगर Q मानी है तो Q की विमा क्या होगी, तो आप कहोगे सर Q की विमा हो जाएगी MLT, M की पावर A, L की पावर B और T की पावर C। समझिए ध्यान से। अब यहां मान लीजिए कि अगर मान लीजिए पहली पद्धति का जो मात्रक u1 है और दूसरी पद्धति का मात्रक u2 है, तो इनकी विमाएं भी क्या होंगी, अलग अलग होंगी। मतलब विमाएं तो सेम होंगी लेकिन इनकी पद्धतियों में अलग अलग जो मात्रक होंगे MLT है, ये अलग अलग होंगे। अगर M केस में होगा तो
एम क्या है, मास, तो इसका द्रव्यमान क्या होगा, किलोग्राम में होगा, जबकि अगर सीजीएस में होगा तो इसका क्या होगा, ग्राम में होगा। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि क्यू की विमा तो ये होगी, लेकिन जो U1 है, U1 की विमा कितनी होगी। तो आप ऐसे समझिए कि अगर Q के लिए M है तो U1 के लिए क्या हो जाएगा, तो आप कहोगे सर M1 की पावर A, L1 की पावर B और T1 की पावर C। ठीक है, इसी प्रकार U2 की विमा, तो U2 की विमा क्या हो जाएगी, M2 की पावर A, L2 की पावर B और T2 की पावर C। बात क्लियर। अब यहां ध्यान दीजिए, ये U1 और U2 के दोनों के मान किस में रख दीजिए, इस समीकरण में रख दीजिएगा, समीकरण फर्स्ट में U1 व U2। और यहां पर एक चीज और समझना, यहां पर आप लिख सकते हैं साथ में एक चीज और लिख लीजिए, दोनों राशियों के आंकिक मान, यानी दोनों अलग अलग पद्धतियों में जो आंकिक मान है वो क्या है, N1 और N2 है, यानी राशि मतलब भौतिक राशि के अलग अलग पद्धति, अलग अलग पद्धति में आंकिक मान N1 व N2 है। तब अब अगर आंकिक मान N1 व N2 है, विमाएं U1 व U2 है, तो U1 U2 और N1 N2 का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, तो U1, U2 तथा N1 व N2 का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर रख दीजिएगा। तो क्या हो जाएगा, N1 U1 की जगह क्या हो जाएगा, M की पावर A या M1 की पावर A, L1 की पावर B, T1 की पावर C इक्वल टू N2, इसके लिए क्या होगा M2, L2 और T2 की पावर, इसकी पावर A, इसकी पावर B, उसकी पावर C। अब जो N1 है, मान लीजिए कि पहली पद्धति का हमें आंकिक मान दिया है, जैसे कह दिया जाए कि 1 किलोग्राम को ग्राम में परिवर्तित करिए, ये तो सिंपल सा हो जाएगा। अगर कह दीजिए कि 1 न्यूटन को किसमें, दूसरा मात्रा क्या होता है, सीजीएस पद्धति में बदलिए, जिसको कहते हैं डायन, जो न्यूटन होता है वो किसमें होता है, एसआई पद्धति में या एमकेच पद्धति में, और इसको बदलिए किसमें, सीजीएस पद्धति यानी डायन में। तो देखिए अगर N1 का मान हमें दिया है तो क्या करेंगे हम, इस M2 की पावर A, L2 की पावर B और T2 की पावर C, इसको अगर हम इसके अपॉन में लेके आएंगे तो N2 का मान निकल के आ जाएगा। बिल्कुल, तो क्या हो जाएगा यहां से N1 ब्रैकेट M1 की पावर A, L1 की पावर B और T1 की पावर C, और इसके अपॉन में क्या आ जाएगा, इसके अपॉन में क्या आ जाएगा, ये M2 की पावर A, L2 की पावर B और T2 की पावर C। आई होप आपको यहां दिख रहा होगा, अगर नहीं दिख रहा है तो हम यहां बगल में लिखते हैं, समझिए ध्यान से। तो यहां पर ध्यान से देखना, इक्वल टू में क्या बचा आपके पास, N2 बचा। अब यहां देखिए, अगर मान लीजिए आपके पास x² अपॉन y² है, तो क्या इसको आप x अपॉन y की पावर सीधा होल स्क्वायर लिख सकते हैं। जब दोनों वेरिएबल की पावर सेम होती है तो इस प्रकार होल पावर 2 लिख सकते हैं। इसी प्रकार हमें यहां ध्यान से देखिए, M1 की पावर भी A है और M2 की पावर भी A है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, यहां से N1 M1 अपॉन M2 की पावर A, L1 अपॉन L2 की पावर B और T1 अपॉन T2 की पावर C इक्वल टू N2। अब यहां समझना, इक्वल टू N2 चाहे इस तरफ लिख दीजिएगा या इक्वल टू N2 इस तरफ लिख दीजिएगा, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि N2 बराबर ये हो गया। अब यहां पर वास्तव में आपका सूत्र तो यही निकल के आ गया। इस सूत्र से आप किसी भी एक पद्धति से दूसरे पद्धति में परिवर्तन कर सकते हैं। क्या करेंगे, जो पहली पद्धति के मात्रक है उसमें मान रख देंगे हम, या दूसरी पद्धति के मान रख देंगे, फिर दोनों को सेम पद्धतियों में परिवर्तित कर देंगे। इसके बाद इसका हम आंकिक मान ज्ञात कर सकते हैं। तो ध्यान से देखिए, कुछ नहीं किया कि दोनों की, देखो सिंपल चीज है। अगर मान लीजिए हमारे पास 1 किलोग्राम सॉल्ट है, तो चाहे उसको एक व्यक्ति कह रहा है सर 1 किलोग्राम सॉल्ट है, दूसरा कह रहा है नहीं सर 1000 ग्राम है, तो क्या दोनों हैं तो समान,
केवल दोनों का क्या अंतर है, दोनों का आंकिक मान अलग अलग है और दोनों की यूनिट अलग अलग है, लेकिन अगर आंकिक मान और यूनिट का मल्टीप्लाई करा दिया जाए तो वो इक्वल ही रहेगा। ऐसा नहीं हो सकता कि अगर आप दुकान पे चले जाइए और बोल दीजिए कि मुझे 1 किलोग्राम नमक दे दीजिएगा, दूसरा बगल से आप मुझे 1 किलोग्राम मुझे 1000 ग्राम नमक दे दीजिएगा, तो दोनों को समान मिलेगा, ना किसी को कम मिलेगा ना किसी को ज्यादा मिलेगा, क्योंकि दोनों की मात्राएं क्या होती हैं, जो क्वांटिटी होती है वो क्या होती है, समान होती है, मात्रा क्या होती है, समान होती है। तो इस प्रकार N1 U1 बराबर N2 U2, क्योंकि देखो जिसकी N1 यानी आंकिक मान कम होगा तो उसका जो यूनिट होगा वो क्या होगा, बड़ा होगा, और जिसका आंकिक मान बड़ा होगा उसका यूनिट क्या होगा, कम होगा। जैसे अगर आप दुकान पे अगर 1 किलो नमक लेने गए तो 1 किलो यानी एक आंकिक मान 1 है तो आपने किलो देखा होगा, एक बड़ा वेट होता है। अगर आप ग्राम में लेने गए यानी N2 मीन्स ग्राम में, तो आपने देखा ग्राम क्या होता है, बहुत छोटा होता है, यानी जब इसमें आंकिक मान बड़ा है तो ग्राम का मान छोटा होगा। तो इस प्रकार क्या होगा, जो क्वांटिटीज है, जो भी मात्रा होगी या जो भी हमारी राशि होगी, उसकी जो विमाएं हैं वो ABC है, जो ML T पर निर्भर कर रही हैं। तो इसकी विमा क्या होगी, M की पावर A, L की पावर B और T की पावर C। अब इस प्रकार चूंकि ये अलग अलग राशियां हैं यानी अलग अलग इनकी पद्धतियों में है, तो इनकी M1 की पावर A, L1 की पावर B, T1 की पावर C और M2 की पावर A, L2 की पावर B और T2 की पावर C होगा। राशियों के अलग अलग पद्धतियों में आंकिक मान N1 में N2, सिंपल चीज है, क्या 1 ग्राम क्या 1 किलोग्राम के बराबर होगा, नहीं होगा, तो आंकिक मान दोनों क्या होंगे, N1 व N2 होंगे, या मैंने पहले भी मान रखे हैं। यहां पर हमने क्या किया, U1 U2 व N1 N2 के मान हमने समीकरण नंबर फर्स्ट में रख दिए, जहां से हमारे पास एक समीकरण निकल के आया N2 इक्वल टू N1 M1 अपॉन M2 की पावर A, L1 अपॉन L2 की पावर B और T1 अपॉन T2 की पावर C। तो इस प्रकार जो भी भौतिक राशि का हमें एक पद्धति दूसरी पद्धति में मान निकालना होता है, तो यहाँ हम N1 का मान रख देते हैं और यहाँ इसकी जो A और B C है, जिस भौतिक राशि को परिवर्तित करना है उसकी A B C की जगह विमाएं रख देते हैं और इसको सॉल्व करके हम निकाल लेते हैं। तो हम आगे देखेंगे इसका एक न्यूमेरिकल। तो इस प्रकार हम इसके एप्लीकेशंस के बारे में बात कर रहे थे, तो हमने ये आपका एक फॉर्मूला निकाल दिया है। तो डायरेक्ट आप इस फॉर्मूले से भी एक यूनिट के एक पद्धति से दूसरी पद्धति में परिवर्तित कर सकते हैं, या फिर हम इसको एक एग्जाम्पल के तौर पर एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। तो देखिए एक एग्जाम्पल क्या होता है, आपने एक एग्जाम्पल सुना होगा कि न्यूटन क्या होता है, मात्रक होता है। किसका मात्रक होता है, तो ये फोर्स यानी बल का मात्रक होता है। और जब इस बल के मात्रक को हम सीजीएस पद्धति में बदलते हैं तो इसी को हम डायन कहते हैं। क्या कहते हैं, डायन। कुछ लोग सुन के लग रहा होगा भूतिया, है ना, भूत आ गया। वैसे भी फिजिक्स का नाम ही क्या है, हिंदी में क्या कहते हैं, भूत की विज्ञान। क्या कहते हैं, भूत की विज्ञान, है ना। तो देखिए जैसे मान लीजिए 1 न्यूटन कितना है, 1 न्यूटन को हमें कन्वर्ट करना है किसमें, डायन में। अब ये भी लग रहा है ना डायन, कहना मत किसी से, डायन, ठीक है। तो हमें यह बताना कि 1 न्यूटन कितने डायन के बराबर है, समझिए ध्यान से। तो सबसे पहले ये आपको पता होना चाहिए कि जो हमें मात्रक दिया है ये किस भौतिक राशि का मात्रक है। तो आपको पता है कि न्यूटन किसका मात्रक होता है, बल का। तो सबसे पहला काम करना है आपको बल की विमा लिखनी है। तो सबसे क्या लिखोगे, बल यानी फोर्स F की विमा। जब इसकी आप विमा लिखोगे तो क्या होती है बल की विमा, जल्दी बताइए मुझे, कमेंट बॉक्स में लिखिए मेरे साथ और बोलिए अभी। mL t की पावर -2, ये है आपके पास किसकी विमा, बल की विमा। अब ये बल की विमा है mL t की पावर -2। ध्यान रखना कि हमें इसको किस पद्धति से, न्यूटन, और न्यूटन किस पद्धति में है, m किस पद्धति में, ऐसा ही यूनिट में। तो देखिए जो बल का मात्रक होगा किसमें, SI यूनिट में, या इसी को कहते हैं MKS पद्धति में। क्या होगा इसका मात्रक, तो न्यूटन तो डायरेक्टली हम बोलते हैं, बात समझ में आ रही है। तो इसकी ऐसे समझ लीजिए कि पहली यूनिट में जो इसकी विमा होगी, जो फर्स्ट, वो किसके हिसाब से, ये फॉर्मूला दिखा है M1 M2 L1 L2 T1 T2, बात समझ में आ रही। तो इस प्रकार या तो आप ऐसे समझिए कि जो पहली मात्रक होगी यानी ये एक क्या है, ये N1 का मान है, N क्या है, ये U1 है। अब जो हमें फाइंड करना है वो क्या है, N2 है, और जो दिया ये क्या है हमारे पास, U2 है। बात समझ में आ रही है। मतलब हम कह सकते हैं N1 U1 बराबर N2 U2। तो एक तो तरीका ये है कि जिस प्रकार हमने इस डेरिवेशन को फॉर्मेट किया है आप ऐसे ही पूरा सॉल्व करिए, या फिर डायरेक्ट आप वैल्यू पुट करके भी इसका निकाल सकते हैं। तो देखिए यहाँ N1 का मान कितना है दिया है, 1 दिया है, जबकि U1
U1 मीन समझते हैं पहली यूनिट, और इसका क्या विमा होगा, तो इसके लिए लिख सकते हैं आप यहां पर, देखिए ध्यान से, U1 की विमा, U1 की विमा क्या होगी, तो आप कहोगे सर M1 L1 T1, और चूंकि इसकी पावर 1 है तो इसकी पावर भी 1 होगी, L की पावर 1 है तो इसकी पावर भी 1 होगी, T की पावर -2 तो इसकी पावर -2 हो जाएगी। तो ये क्या होगा, U1 का विमा। और U2 की विमा क्या होगी, तो कहोगे सर M2 L2 और T2 की पावर -2, ये दोनों की विमाएं आ गई। और N1 का मान कितना दिया है, N1 बराबर दिया है 1, और हमें N2 का मान फाइंड करना है, तो वैल्यू पुट कर दीजिएगा। तो N1 का मान 1 और U1 का मान, तो लिखेंगे आप M1 L1 T1 की पावर -2 इक्वल टू N2 का मान हमें फाइंड करना है, इसका लिखेंगे क्या होगा, M2 L2 T2 की पावर -2। अब ये N2 का मान फाइंड करना, तो ये कहाँ आएगा, इसके अपॉन में आएगा, तो क्या हो जाएगा, अब 1 का मल्टीप्लाई कराओगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि किसी भी संख्या में 1 का मल्टीप्लाई कराने पर कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो क्या हो जाएगा, M1 L1 T1 की पावर -2, और इसके अपॉन में आ जाएगा आपके पास क्या, M2 L2 T2 की पावर -2, किसके बराबर होगा, ये N2 के बराबर होगा। तो या N2 को हम आगे भी लिख सकते हैं, कोई अंतर नहीं होगा, तो इसको हम आगे लिख देंगे, तो क्या हो जाएगा हमारे पास N2 = 2, और आपको पता है N2 = इनको M1/M2 सेम पावर है, तो क्या लिख सकते हैं, M1/M2 की पावर कुछ नहीं है, मतलब पावर 1 होती है। इसके बाद L1/L2 की पावर कुछ नहीं है, पावर 1 होती है। और T1/T2 इनकी पावर कितनी है, तो आपको पता होना चाहिए कितना, -2, तो आप बाहर भी -2 लगा सकते हैं। बात समझ में आ रही है। अब ध्यान से देखिए, क्या ये फॉर्मूला सीधा यही नहीं बन गया, N2 बराबर N1, चूंकि N1 का मान हम रख चुके हैं, M1/M2 की पावर A, L2/L2 की पावर B, और T1/T2 की पावर C। तो इस प्रकार हम डायरेक्ट भी मान रख सकते थे अगर चाहते, तो ये सीधा फॉर्मूला रखते, और इस समीकरण से, किस समीकरण से, इससे हम क्या कराते, तुलना करा देते, और A, B और C की वैल्यू हम डायरेक्टली पुट कर सकते थे। लेकिन हम इसको थोड़ा सा डिटेल में एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। इसका जब हम नेक्स्ट एग्जाम्पल करेंगे तो डायरेक्टली हम यहाँ से भी सॉल्व कर सकते हैं। अब आपको करना क्या है कि इनका M1 क्या है, पहली पद्धति में मात्रक, तो पहली पद्धति कौन सी है आपके पास, न्यूटन, और इसको कहते हैं MKS पद्धति या SI यूनिट। तो MKS पद्धति में इसको MKS लिखेंगे, इसको लिखेंगे CGS, क्योंकि जो डायन होता है वो CGS पद्धति में होता है, और जो न्यूटन होता है वो MKS पद्धति या SI पद्धति में होता है। तो इसमें M क्या है, द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है, किलोग्राम की, सॉरी M क्या है यहाँ, मीटर, और मीटर का मात्रक क्या होता है, जो लंबाई होती है ना उसका मात्रक क्या होता है, मीटर, और K क्या है, किलोग्राम, S क्या है, सेकंड। लंबाई का मात्रक मीटर में, द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम में, और समय का मात्रक सेकंड में। और यहाँ लंबाई का मात्रक सेंटीमीटर में, द्रव्यमान का मात्रक ग्राम में, और समय का मात्रक सेकंड में। तो इस प्रकार हम क्या लिखेंगे, N2 = M, द्रव्यमान यहाँ किस में होगा, पहली पद्धति में किलोग्राम में, अपॉन दूसरी पद्धति में किस में होगा, ग्राम में। आगे लिखते जाइए, पावर 1। वैसे पावर 1 अगर नहीं भी लिखे तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि किसी की पावर अगर 1 होती है तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो देखिए L लंबाई, इसमें किसमें है, M फॉर मीटर, तो इसमें मीटर के लिए क्या लिखेंगे आप, मीटर लिख दीजिएगा। यहाँ किसमें है, सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर लिख दीजिएगा, पावर 1। अब यहाँ टाइम देखिए, यहाँ टाइम किसमें है सर, सेकंड में, और यहाँ टाइम किसमें है, यहाँ भी सेकंड में, तो लिख दीजिएगा S लिख दीजिएगा, ऐसी C लिख दीजिएगा, सेकंड, पावर -2। अब यहाँ देखिए, यहाँ किलोग्राम, यहाँ ग्राम, यहाँ मीटर, यहाँ सेंटीमीटर, यहाँ सेकंड और सेकंड। तो यहाँ के बाद आपका काम ये होना है कि दोनों को आपको सेम बनाना है, या तो किलोग्राम को ग्राम बना लीजिएगा, या ग्राम को किलोग्राम बना लीजिएगा। तो हमारे लिए आसान क्या होगा, किलोग्राम को ग्राम बनाना। तो देखिए यहाँ आगे क्या करेंगे हम, N2 = ये कितना है, किलोग्राम, 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं, 1000 ग्राम। तो हम इसको लिख सकते हैं 1000 ग्राम बटे ग्राम। अब ये क्या लिखा है, मीटर, तो ये मीटर, और ये क्या है, सेंटीमीटर। जब मीटर को सेंटीमीटर में चेंज करोगे तो कितना हो जाएगा सर, 100 सेंटीमीटर बराबर होता है 1 मीटर, तो कितना हो जाएगा, ये सेंटीमीटर हो जाएगा। और ये सेकंड का सेकंड है, तो इससे हमें कोई चेंज नहीं करना है, पावर -2। तो N2 = यहाँ ग्राम से वो ग्राम कैंसिल, सेंटीमीटर सेंटीमीटर कैंसिल, सेकंड से सेकंड कैंसिल। तो इस प्रकार कितना आएगा, 1000 × 100 × 1 की पावर -2।
और आपको पता होना चाहिए एक की पावर कुछ भी हो, x हो, y हो, z हो, 1 हो, -1 हो, कुछ भी हो x y z, एक की पावर, तो उसका मान हमेशा एक ही रहता है। तो इसके n2 इक्वल टू कितना आ गया 1 2 3 4 5, या इसी को लिख सकते हैं n2 बराबर 10 टू द पावर 5 डायन। समझ सकते हैं कि एक न्यूटन जो है वो 10 टू द पावर 5 डायन के इक्वल होता है। किसी से मत कह देना कि आप तो 4 न्यूटन के बराबर लग रहे हो, है ना। जब उसे पता चलेगा कि 4 न्यूटन का मतलब समझ रहे हो, इससे 4 गुना डायन, तो समझ लो फिर तुम्हारा क्या हाल होगा। तो आई होप ये आपको समझ में आया होगा। अब हम एक और इसका एक एग्जाम्पल लेते हैं जिसमें हम एक पद्धति से दूसरे पद्धति में बदलने की कोशिश करते हैं। तो इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। दूसरा देखिए, दूसरा एग्जाम्पल क्या होगा, देखो दूसरा एग्जाम्पल क्या है, उसको मैं थोड़ा सा थ्योरी है उसमें, उसको हम थ्योरी लिखेंगे, इसके बाद बड़े आसानी से समझेंगे। एक एक पॉइंट को बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, एक बार देखिए दोबारा देखने की जरूरत ना पड़े। फिर भी अगर आपको लगता है कि समझ में नहीं आ रहा है तो इसको आप दोबारा देखिए, और एक बार देखने में जब दोबारा अगर आप देखें तो वीडियो को पॉज करिए, पहले आप खुद से सॉल्व करिए। अगर आपको समझ में नहीं आता है, आपका कहीं गलत होता है, तब आप इसको पूरा देखिएगा। तो देखिए समझ आगे, जैसे दिया है कि मान लीजिए किसी स्थान पर गुरुत्वीय त्वरण में, लिख दे रहा हूं पूरा क्वेश्चन क्या है, किसी स्थान पर गुरुत्वीय त्वरण का मान 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। इसका मान किसमें, ये क्या है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, इसका मात्रक सेंटीमीटर प्रति मिनट में ज्ञात करो। ठीक है, मतलब क्या है कि जो हमारे पास ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है यानी गुरुत्वीय त्वरण है, उसका मान हमें मीटर पर सेकंड में दिया है, और मीटर पर सेकंड से चेंज करना है किसमें, हमें सेंटीमीटर पर मिनट में। तो इसके लिए सबसे आसान तरीका, अगर आपको पूरे डिटेल में सॉल्व नहीं करना है तो आपके पास ये फॉर्मूला लिखा है, आप डायरेक्ट यहाँ से भी सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि ये क्या है, गुरुत्वीय त्वरण, तो सबसे पहले आपको किसकी, गुरुत्वीय त्वरण, इसको शॉर्ट में क्या लिखते हैं, जी लिखते हैं। तो क्या लिखना है आपको, जी यानी गुरुत्वीय त्वरण की पहले विमा लिखनी है। क्या लिखना है, गुरुत्वीय त्वरण की विमा। तो विमा क्या होती है, L⁻⁻², पता होना चाहिए आपको। और जो भी हम यहाँ बोर्ड पे लिख रहे हैं, जैसे मैं कोई चीज़ का फॉर्मूला पूछें, किसी की वैल्यू पूछें, या किसी की भी हम विमा पूछें, तो मेरे बिना कहे आप तुरंत कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, क्योंकि जब आप एक बार अगर कमेंट में लिख देंगे तो वो आपको लंबे समय तक याद रहेगी। या फिर आप कॉपी पेन लेकर बैठिए, तो साथ में कॉपी पेन से भी लिखते चलिए। जहां आपको लगे कि लिखने की जरूरत है तो वहां वीडियो पॉज करिए, लिखिए, अदरवाइज आप कमेंट बॉक्स में टाइप करते जाइए। देखिए जी की विमा क्या होगी, L⁻²। इस प्रकार हमारे पास सूत्र जो है, बस अब इस बार हम डायरेक्ट सूत्र से ही हेल्प लेंगे और डायरेक्ट सूत्र से लिखेंगे। तो क्या होगा, N2 = N1, M1/m2 की पावर A, और L1/L2 की पावर B, और T1/T2 की पावर C। अब यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि जो A B C है, इसका मान कहां से निकालेंगे हम, तो इस समीकरण से हमें तुलना करानी होती है। यानी इस समीकरण 1 बना लेंगे, तो क्या करेंगे, समीकरण 1 से तुलना करके A, B, C का मान ज्ञात कर लेते हैं, मान लिखने पर। ठीक है, तो देखो क्या समझना है, यहां L की पावर कितना है, कुछ नहीं है, मतलब 1 है, और यहाँ L की पावर कितना है, B, तो हम कह देंगे सर B बराबर कितना है, 1। T की पावर कितना है, -2, और यहाँ T की पावर कितना है, C, तो हम क्या कह देंगे, C बराबर -2। अब यहाँ ध्यान देने वाली बात क्या है कि सर यहाँ पर M तो है ही नहीं, क्या यहाँ पर M तो है नहीं, और यहाँ M है, तो A का मान क्या होगा, तो ध्यान रखना A का मान यहाँ पर होगा 0। या तो आप ऐसे समझ लीजिए कि जो चीज़ इसमें है और इसमें नहीं है तो सीधा 0 हो जाएगा, या फिर जो हमारे पास एक्सप्रेशन की जो विमा होती है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, M की पावर 0, L की पावर 1 और T की पावर -2, क्योंकि जिसकी पावर 0 होती है उसका मान कितना होता है, 1। यानी कुछ भी हो, X, Y, Z, A, B, C, कितनी भी बड़ी संख्या क्यों ना हो, अगर उसकी पावर कितनी है, 0, तो उसका मान कितना होता है, 1। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। तो इस प्रकार कह सकते हैं कि सर A का मान 0, B का मान 1, C का मान -2।
अब ध्यान से देखिए कि इनका क्या करना है, आपको पहली पद्धति में मात्रा रखना है, यहाँ दूसरी पद्धति में रखना है। और जो पहली पद्धति है यहाँ बगल में लिख दीजिएगा, पहली पद्धति क्या है, पहली पद्धति में क्या है, तो पहली पद्धति में क्या दिया है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, क्या दिया, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। जबकि दूसरी पद्धति में क्या दिया है, जबकि दूसरी पद्धति में क्या दिया है, तो देखो ध्यान से, सेंटीमीटर पर मिनट। तो ध्यान से देखना क्या हो जाएगा, n2 इसको n1 का भी मान दिया है, कितना दिया, n1 का मान हमें 10, तो यहाँ लिख लीजिए n1 का मान दिया है 10 और n2 का मान हमें ज्ञात करना है। तो n1 का मान लिख दीजिएगा 10। अब m1 और m2 इसको लिखा रहने दीजिए m1 अपॉन m2, क्यों, इसकी हमें जरूरत क्यों नहीं पड़ेगी, क्योंकि इसका मान क्या है, a का मान 0 और जिसकी पावर 0 होती है उसका मान कितना होता है 1। तो लिख सकते हैं m1 अपॉन m2 की पावर 0, साथ में क्या L1। अब यहाँ L1 मीन्स क्या है, लंबाई, और यहाँ लंबाई किस में दी है, मीटर में, तो लिखिए इसको मीटर अपॉन, नीचे दूसरी पद्धति में किस में दी है हमारे पास, सेंटीमीटर, तो लिखिए सेंटीमीटर। इसकी पावर b और b का मान कितना 1, मतलब लिख सकते हैं 1। टाइम, यहाँ टाइम किस में दिया, सेकंड स्क्वायर, यानी सेकंड में दिया है, तो यहाँ लिख दीजिएगा सेकंड। लेकिन जो दूसरी पद्धति है, उस दूसरी पद्धति में जो हमें टाइम दिया है वो किस में दिया, ये मिनट है, क्या है, मिनट, तो यहाँ इसका मात्रा लिखिए मिनट में, और पावर कितना, -2। तो n2 इक्वल टू 10 इंटू इसका मान 1। अब यहाँ ध्यान से देखना कि ये मीटर है, ये सेंटीमीटर, तो मैंने क्या कहा कि यहाँ दोनों को सेम बनाना है जिससे आपस में ये कट जाएं, या तो मीटर को सेंटीमीटर बना लीजिए या सेंटीमीटर को मीटर बना लीजिएगा। तो हमारे लिए आसान क्या होगा कि मीटर को सेंटीमीटर बना लीजिएगा, तो कितना हो जाएगा 100 सेंटीमीटर अपॉन सेंटीमीटर। यहाँ पे भी यही काम करना है, ये सेकंड और ये मिनट है, तो या तो मिनट को सेकंड बनाइए, सेकंड को मिनट बनाइए। तो हमारे लिए आसान क्या है कि सर मिनट से सेकंड बना लीजिएगा, तो ऊपर क्या होगा, ऊपर सा सेकंड होगा अपॉन नीचे क्या मिनट, तो कितना 60 सेकंड के बराबर होता है 1 मिनट पावर -2। तो यहाँ से देखिए n2 इक्वल टू 10, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल, सेकंड से सेकंड कैंसिल, इंटू यहाँ से क्या बचेगा 100। अब यहाँ ध्यान दीजिए 1/60 तो है, कितना 1/60 तो है, लेकिन इसकी पूरी पावर कितनी है, -2। अब ध्यान देना कि अगर मान लीजिए x/y की पावर माइनस है, चाहे वो -1 हो या -2 हो, मेन हमें ध्यान रखना है माइनस का। अगर इस पावर माइनस को प्लस बनाना होता है तो इनका रेशनलाइजेशन करना होता है। क्या करना होता है, रेशनलाइजेशन। रेशनलाइजेशन क्या होता है कि डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर बना दिया जाता है और न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर बना देता है। मतलब इसको हम लिख सकते हैं, अगर मान लीजिए इसकी पावर -2 है तो इसको y/x की पावर +2 लिख सकते हैं। मतलब ऊपर वाली वैल्यू को नीचे लिख दीजिए, नीचे वाली वैल्यू को ऊपर लिख दीजिएगा, तो पावर हमारी जो माइनस की हो वो किस में बदल जाती है, प्लस में। तो इस प्रकार हम इसको लिख सकते हैं, कितना n2 इक्वल टू 10 इंटू 100 इंटू, अब जो 60 है तो 60 को ऊपर ले जाइए तो 60 की पावर कितना हो जाएगा 2। तो n2 इक्वल टू 10 इंटू कितना हो जाएगा 1000 इंटू 60 का स्क्वायर करोगे तो 60 इंटू 60, तो n2 इक्वल टू इसका जब मल्टीप्लाई करोगे तो ये तो पहले 1000 ही रहेगा आपका, 6 6 36 00, और इसका मल्टीप्लाई करा दोगे तो n2 इक्वल टू कितना हो जाएगा आपके पास, यहाँ से कितना हो जाएगा, यहाँ से आपके पास तो देखिए 36 2 3 4 कितना हो जाएगा 1 2 3 4 3 0 ये और 2 0 ये, तो 3 2 5। ये आंसर जो होगा वो किस में होगा, सेंटीमीटर पर मिनट में होगा। किस में होगा, सेंटीमीटर पर मिनट में। तो ये इसका आंसर है। आई होप आपको समझ में आएगा। इस तरीके से आप किसी भी टाइप्स का, यानी किसी भी एक पद्धति से दूसरी पद्धति में परिवर्तन कर सकते हैं। तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप।